नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहू का जाल। नंदिनी जी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उनकी बहू आरती हाथ में ट्रे लिए कमरे में आई। ट्रे में चाय रखी हुई थी। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, उसने प्यार से कहा। तो नंदिनी जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तू तो मेरी हर जरूरत बिना कहे समझ जाती है। तभी पीछे से उनका बेटा भी कमरे में आते हुए बोला, अरे वाह आरती, क्या खुशबू है चाय की। तुम तो दिन ब दिन माँ जैसी बनाने जा रही हो। यह सुनकर आरती ने हंसते हुए कहा, माँ जी को देखकर ही तो सीखा है मैंने सब कुछ। तभी नंदिनी जी ने चाय का एक घूंट भरी तो हल्की सी रुकी। स्वाद आज कुछ अलग सा लगा। मीठी जरूर थी, पर कुछ तो अजीब था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज चाय का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। तभी सुनील तुरंत बोला, माँ, यह तुम्हारा रोज का डायलॉग है। कभी चाय ज्यादा मीठी तो कभी कम मीठी, कभी ज्यादा अदरक तो कभी कम। अब आप चुपचाप चाय पी लीजिए। आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। नंदिनी जी कुछ कहती उससे पहले ही बहू ने कहा, माँ जी, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। थोड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग भी डाली है। शायद उसी का स्वाद अलग लग रहा हो, पर नींद बहुत अच्छी आएगी। तो नंदिनी जी भी मुस्कुरा दी और चुपचाप धीरे धीरे पूरी चाय खत्म कर दी। तभी आरती ने झुक कर गिलास उठाया तो हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपके सिरहाने पानी का जग भी रख दिया है और आपकी दवा भी। वह लेकर सो जाना। तो नंदिनी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। आरती चाय की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। सुनील भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो नंदिनी जी ने दवा ली, पानी पिया और फिर चुपचाप तकिया पसार कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा 7 बजे हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर सोचा क्यों ना बेटे बहू के लिए आज मैं ही चाय बना दूं। यह सोचते हुए नंदिनी जी धीरे कदमों से रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई में जाकर उन्होंने गैस जलाई और पहले पानी रखा, फिर अदरक और इलायची की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे रसोई में चाय की खुशबू भर गई। इधर बिस्तर पर आरती ने करवट बदली। चाय की खुशबू उसके नाक तक पहुंची तो उसने आंखें खोली और बिस्तर से उठते हुए बुदबुदाई, इतनी तेज खुशबू, चाय किसने बनाई है। वह उठी और कमरे से बाहर आई तो रसोई में नंदिनी जी खड़ी थी। तभी नंदिनी जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आरती बहू, उठ गई। देखो आज मैंने चाय बनाई है। ठंड बहुत है ना। अच्छा ऐसा कर, सुनील को भी उठा दे। कहते हुए नंदिनी जी चाय कप में डालने लगी तो उनके हाथ थरथराने लगे। उन्होंने आरती से कहा, बहू, चाय तो मैंने बना दी है, बस जरा तू कप में डाल दे। सुनील को गर्मा गर्म चाय देना, और हाँ, मेरे लिए सिर्फ आधा कप ही डालना। अब ज्यादा चाय नहीं पी जाती। कहते हुए नंदिनी जी बाहर हॉल में आकर बैठ गई। तभी सुनील भी बाहर आ गया। चाय पीने के बाद नंदिनी जी ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले चलोगे क्या। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है ना। वह कुछ और बोलता है उससे पहले ही नंदिनी जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे तू इतना क्यों घबरा जाता है। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस 3-4 दिन से सिर में हल्का दर्द हो रहा है। सोचा डॉक्टर से दवा ले लूं। तभी पास में बैठी आरती मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आपको डॉक्टर के पास मैं ले चलूंगी। इनके पास वैसे भी बहुत सारा काम रहता है। इतना सुनते ही सुनील का चेहरा तन गया। वह दृढ़ स्वर में बोला, लेकिन आरती, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, बाकी काम बाद में है।
थोड़ी देर की छुट्टी के बाद नंदिनी जी ने बैग को संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही कह रही हैं बहू, मैं इसके साथ ही चली जाऊंगी। यह सुनकर आरती थोड़ा मुस्कुरा दी, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण था, यह नंदिनी जी भी नहीं जान पाई। दोपहर के बाद आरती नंदिनी जी को डॉक्टर से दवाई दिलाकर तो ले आई थी, लेकिन नंदिनी जी के मन में अब एक बेचैनी बनी हुई थी। डॉक्टर की वह बात उनके कानों में गूंज रही थी, जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी। जब उनका चेकअप हो चुका था और वह बाहर इंतजार कर रही थी, तभी आरती डॉक्टर के केबिन में अंदर गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी नंदिनी जी के कानों में हल्की सी आवाज पड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था, आप वैसी ही दवा देना। हाँ मैडम, वैसी ही दवाई दी है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वह आवाज डॉक्टर की थी, जिसे सुनकर नंदिनी जी सन्न रह गई। उन्होंने सर झुका दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या उन्होंने सच में यही सुना या उनका वहम था। उनके दिल ने कहा, नहीं आरती, ऐसा नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग अभी सवालों से भर गया था। फिर भी उन्होंने आरती से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर दिल बेचैन रहने लगा था और खुद से सवाल करती रहती कि कभी कभी अपने मन का डर भी तो हमें आवाज सुनाने लगता है। शायद वही हुआ हो। आरती अगर कुछ गलत करती तो इतने अपनेपन से मेरी सेवा क्यों करती। यह सोचकर वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन दिल जो मान रहा था वह दिमाग करने को तैयार नहीं था। कहीं कोई बात तो जरूर थी जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। एक महीना ऐसे ही बीत गया। एक दिन नंदिनी जी रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के से झोंके उनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी अपनी बहू आरती पर गई। वह किसी अनजान युवक से बात कर रही थी। नंदिनी जी को हैरानी हुई। उन्होंने थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो वह धीरे से बगीचे के पत्थर की बनी बेंच के पीछे छुप गई। उनका मन बेचैन हो उठा। आखिर आरती इस वक्त अजनबी से क्या बात कर रही है, वह सोच ही रही थी। तभी उस युवक ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और आरती की ओर बढ़ा दिया। आरती ने इधर उधर देखा, फिर लिफाफा लिया। लड़का वहां से जा चुका था। यह सब देखकर नंदिनी जी का मन और भी व्याकुल हो गया। उनके मन में कई सवाल एक साथ उमड़ने लगे। सोचने लगी कि आखिर यह लड़का कौन था, इसने आरती को लिफाफा क्यों दिया, और इसमें ऐसा क्या है जो आरती इतनी खुश हो रही है। तभी आरती ने किसी के पास फोन किया और बोली, हाँ सब वैसा ही हो रहा है जैसा प्लान किया था। उसके बाद आरती के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर नंदिनी जी की रूह कांप उठी। वह आवाक खड़ी रह गई। आरती फोन पर बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी, लेकिन नंदिनी जी अभी उसी जगह पथराई आंखों से खड़ी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और कांपते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आंखें खुली थी, लेकिन उन आंखों में अब नींद की जगह डर और संदेश था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने बेटे सुनील से भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब आरती चाय लेकर कमरे में आई, तो नंदिनी जी ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। माँ जी, चाय पी लीजिए, हल्का गर्म है, सर्दी में अच्छी लगेगी। तो नंदिनी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की,
पर वह मुस्कान एकदम फीकी थी। उन्होंने सिर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, रख दो, बाद में पी लूंगी। आरती ने उन्हें गौर से देखा, पर कुछ बिना पूछे ही चली गई। दरवाजा बंद होते ही नंदिनी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली और चुपके से चाय का कप उठाकर चाय खिड़की से बाहर फेंक दी और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में एक अनकहा डर था, मन में घर आता हुआ शक और दिमाग में सैकड़ों सवाल किसी मुक्त तूफान की तरह उमड़ रहे थे। कभी कभी वह आंखें बंद करती तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को अनदेखा करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही शक, वही आवाज, वही चालाकियां उनकी आंखों के सामने घूम जाती। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति उतर आई। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन जब बहू के चाय लाने का समय हुआ, तो नंदिनी जी हाथों में वह पुरानी सी गुड़िया लेकर बैठ गई, जिसे उन्होंने बरसों पहले कहीं अलमारी में रख दिया था। धीरे धीरे वह उसी से बातें करने लगी। राधा देख, वह फिर आई है, वही चुड़ैल मुझे मारेगी। उन्होंने एकदम मासूम सी मुस्कान के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया। इस वक्त आरती चाय लेकर उनके कमरे में आई। माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? वह धीरे से बोली। नंदिनी जी ने गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन साफ झलक रहा था। चुप, वह मुझे मारने आई है, तुम देख रही हो ना राधा, वह गुड़िया से कहती रहे। आरती खुश हो रही थी। वह जो चाहती थी अब वही हो रहा था। अब यह पूरी तरह पगला गई है। वह मन ही मन बुदबुदाई और बिना चाय दिए ही लौट गई। लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि अजीब सी संतुष्टि थी। उधर कमरे में बैठी नंदिनी जी ने जैसे ही उसकी परछाई जाते हुए देखी, वह तुरंत उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सुनील तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि किचन से आवाज आई। सुनील, जरा देखना, माँ उठ गई है क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, देखता हूँ, कहते हुए वह माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन सामने का नजारा देखकर सुनील वही ठिठक गया। नंदिनी जी जमीन पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना तकिया लिए उससे बातें कर रही थी। नहीं, तुम मत जाना, तब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी जाओगे क्या? फिर अचानक रोने लगी। यह देखकर सुनील घबरा गया। माँ, क्या कर रही हो आप? नंदिनी जी ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही ना पा रही हो। फिर धीरे से बोली, तू कौन है? तू भी आ गया मुझे ले जाने? कहीं मुझे मत ले जाना। माँ, क्या हुआ आपको? मैं हूँ सुनील, आपका बेटा। नंदिनी जी उसकी ओर घूरती रही, फिर एक झटके में मुंह फेर लिया। नहीं, तुम नहीं हो मेरे बेटे। तुम मुझे प्यार करते हो? तुम नहीं हो सकते। यह सुनकर सुनील के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी माँ को खड़ा कर बिस्तर पर बिठाने लगा। तभी पीछे से आरती आ गई। क्या हुआ? उसने बनावटी चिंता जताते हुए पूछा। तो सुनील ने ही इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, माँ मुझे पहचान नहीं रही है। आरती ने नजर झुका ली। अंदर ही अंदर उसकी मुस्कान छुप नहीं रही थी। मन में सोचा, अच्छा है, असर शुरू हो गया। सुनील माँ को बिस्तर पर बिठाकर बाहर आया और सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। कुछ देर बाद आरती उनके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, सुनील, तुम ठीक तो हो ना? तो सुनील ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आरती, माँ की हालत
ऐसी कैसे हो गई? उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो आरती उसकी बात को काटते हुए बोली, नहीं सुनील, ऐसा मत करो। अगर हम आज माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो वह उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लेंगे। फिर लोग बातें करेंगे कि माँ जी पागल हो गई है, और यह सब हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। सुनील ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर माँ की हालत को देखकर चिंतित हो गया। लेकिन आरती, हमें कुछ तो करना चाहिए। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आरती ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुनील, सब ठीक हो जाएगा। हम सब संभाल लेंगे। अभी के लिए हम माँ जी को घर पर ही आराम करने देते हैं, और फिर अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो अस्पताल ले जाएंगे। सुनील कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसके पीछे कितना जहर छुपा है। वही अंदर बैठे उसकी माँ नंदिनी जी उसकी यह हालत देख मन ही मन बोली, मुझे पता है बेटा, तुम्हें अपनी माँ को इस हालत में देखकर कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन बेटा, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह अचानक दरवाजे की बेल बजी। सुबह सुबह कौन आ गया? मन ही मन बड़बड़ाते हुए आरती ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपने मौसी सास को देखकर चौंक गई। लेकिन फिर खुद को सम्मान करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अरे मौसी जी, आप ऐसे अचानक? खबर तो दे देती, मैं आपको लेने आ जाती। तो मौसी जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर पहले बता देती तो तुझे सरप्राइज कैसे देती? और यह नंदिनी दीदी नजर नहीं आ रही? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वह तो मंदिर गई होगी ना। कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी सास में अभी भी कितनी हिम्मत है। इतनी ठंड में भी सुबह सुबह मंदिर चली जाती हैं। मेरे बस की तो बात नहीं। तो आरती कुछ कहती है उससे पहले ही मौसी सास जी फिर से बोल पड़ी, चल अब एक गर्मा गर्म चाय बना दे बहू, जब तक मैं फ्रेश हो आती हूँ। तभी सुनील भी वहां आ गया और अपनी मौसी के पांव छूते हुए बोला, मौसी, कैसी हैं आप? आपको अचानक यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। तो मौसी जी कुछ बोलती उससे पहले ही अंदर से नंदिनी जी की तेज चीख सुनाई दी, नहीं, मत मारो मुझे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनील भागता हुआ माँ के कमरे की ओर गया, और पीछे पीछे मौसी जी और आरती भी दौड़ी। जैसे ही मौसी जी कमरे में पहुंची, अपनी बहन की हालत देखकर दंग रह गई। बिस्तर पर बैठी नंदिनी जी कांपती आंखों में डर और चेहरे पर पसीना लिए मौसी जी एक पल के लिए जैसे पथरा गई। वह दौड़कर नंदिनी जी के पास पहुंची। उन्होंने झुककर अपनी बहन का चेहरा थामा और बोली, दीदी, यह तुम्हें क्या हो गया है? किससे डर रही हो? मैं हूं तुम्हारी बहन, देखो मेरी तरफ। तो नंदिनी जी का चेहरा कांप रहा था, जैसे किसी डरावने सपने से अभी अभी जागी हो। वह एकटक सुनील को देख रही थी और उसके होठों से बस एक आवाज निकली, मत भेजो मुझे वहां, मैं पागल नहीं हूं। यह सुनकर मौसी जी सुनील की तरफ देखती है। सुनील, यह क्या कह रही है तेरी माँ? और यह सब कब से चल रहा है? मौसी जी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। तो सुनील धीरे स्वर में बोला, कुछ दिनों से माँ की हालत ऐसी होती जा रही है मौसी। कभी अचानक चीख पड़ती है तो कभी रोने लगती है। मैंने डॉक्टर को दिखाना चाहता था, लेकिन आरती ने तुरंत बात काट दी। पर मौसी जी, हम कहाँ ले जाते? अगर कहीं डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो समाज क्या कहेगा कि माँ पागल हो गई है। तो मौसी जी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी बहन नंदिनी जी की ओर देखा, फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो फिक्र मत कर दीदी, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उनके स्वर में वह अपनापन था जो केवल बहनों के रिश्तों में होता है,
निस्वार्थ, मजबूत और सच्चा प्रेम। तभी पास में खड़ी आरती हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मौसी, आप कितने दिनों के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन के लिए आई हैं। तो मौसी जी ने उनकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी अब उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है और वह देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर पास ही खड़ा सुनील, जो माँ की हालत को लेकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, मौसी, आप सच कह रही हैं कि आप यहीं रहेंगी। अब जब आप हैं तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। मैंने माँ को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी आरती ने भी झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल मौसी, आप हैं तो हमें भी तसल्ली रहेगी। अब नंदिनी जी को नींद आ चुकी थी। मौसी ने प्यार से बहन की ओर देखा और फीके स्वर में बोली, चलो दीदी, सो गई हैं, अब उन्हें आराम करने दो। और बहू, तुमने मुझे अभी तक चाय भी नहीं पिलाई है। कहते हुए मौसी जी बाहर आ गई तो सुनील और आरती भी बाहर आ गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात के समय घर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सादगी भरा माहौल था। तभी आरती ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी चालाकी से छुपाते हुए कहा, मौसी जी, एक बात पूछूं, आपको डर नहीं लगता माँ जी के इस पागलपन से? यह सुनकर एक पल को टेबल पर सन्नाटा सा छा गया। सुनील ने अपनी थाली छोड़ दी और गुस्से से आरती की ओर देखते हुए बोला, आरती, यह तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ ठीक है, बस कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, मेरी माँ पागल नहीं है। सुनील की आवाज में अपनी माँ के लिए सम्मान और गुस्सा दोनों थे। मौसी जी ने भी कड़क लहजे में कहा, बहू, आज तो यह बात मुंह से निकल गई, लेकिन आगे से भूल कर भी मेरी बहन को पागल मत कहना। यह सुनकर आरती का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। वो सहमी हुई दिखने लगी, लेकिन मन ही मन उसकी चालाकी मुस्कुरा रही थी कि पागल नहीं हुई तो हो जाएगी, दवाई धीरे धीरे असर तो कर ही रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने जैसे खाना तो खाया, लेकिन उस रात सबके मन में कोई ना कोई खामोश हलचल जरूर चल रही थी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए तो मौसी जी भी अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए चली गई। दरवाजा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गई। तभी नंदिनी जी ने आंखें खोली तो दोनों बहनों की आंखों में एक अजीब चमक थी। मौसी जी ने धीरे से कहा, दीदी, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था। अब आगे क्या करना है? तो नंदिनी जी ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, अब वक्त है मेरी बहू को उसकी ही भाषा में जवाब देने का। तू बस यूं ही सब कुछ देखती रहे, लेकिन आरती को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे कुछ भी पता है। उन दोनों की आंखों में एक ही उद्देश्य था, सच्चाई को सामने लाना और बहू की साजिश को उजागर करना, जो अपनी सास को पागल साबित कर देना चाहती थी। दरअसल नंदिनी जी ने ही अपनी बहन को फोन करके यहाँ बुलाया था। दीदी, बताओ ना, अब हमें क्या करना है? मौसी जी ने नंदिनी जी की तरफ देखते हुए कहा तो नंदिनी जी बोली, बस तुम कल किसी भी तरह से मुझे मंदिर ले चलो, वही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सुबह नंदिनी जी के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। जैसे ही दोनों बहनें तैयार होकर मंदिर के लिए जाने लगी तो आरती ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, मौसी जी, इतनी सुबह सुबह मंदिर, कोई विशेष पूजा है क्या? तो मौसी जी ने हल्के मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही मन किया भगवान के दर्शन करने का, और दीदी का मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए सोचा मंदिर हो आते हैं। तभी पीछे से सुनील ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मौसी, आपको तो पता है माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसे में आप अकेले कैसे संभालोगे? तो आरती ने भी
तुरंत हाँ में हाँ मिलाई कि मौसी जी, अगर मंदिर जाने का इतना ही मन है तो मैं भी साथ चलती हूँ। तभी मौसी जी ने सुनील के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं उनके साथ हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ बहू, तुम्हारा साथ चलना अभी जरूरी नहीं है, तुम अपने घर के काम देखो। इतना कहकर वह दोनों बहनें मंदिर के लिए निकल गई, लेकिन अब सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने। इधर सुनील के ऑफिस जाते ही आरती ने अपनी माँ के पास फोन मिलाया। आरती चिल्लाते हुए बोली, माँ, यह मेरी मौसी सास है ना, पता नहीं कब तक यहाँ टिकी रहेंगी। मैं तो इस बुढ़िया से ही तंग आ चुकी थी, अब इसकी बहन भी हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई है। उसकी यह बातें सुनते ही उधर से उसकी माँ की आवाज थोड़ी दब सी गई। देख बेटा, जो तू कर रही है वह ठीक नहीं है, आखिर सास भी तो माँ ही होती है। तभी आरती ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो माँ, अब आप फिर से वही शुरू मत कर देना। यही वजह है कि मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती। आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं। लेकिन बेटा, जो तू कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुनील तुझे कितना प्यार करता है और तू है कि उसकी माँ को ही पागल बनाने पर तुली हुई है। अब उसकी माँ कुछ और बोलती उससे पहले ही आरती ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वह चिंगारी साफ झलक रही थी। उधर मंदिर पहुंचकर नंदिनी जी और मौसी जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर कुछ देर वहां शांति से बैठने के बाद मंदिर के प्रांगण में कोने की तरफ जाकर नंदिनी जी ने मौसी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्यान से सुन, अब हमें क्या करना है, लेकिन जो भी होगा उसका एक एक कदम सोचना पड़ेगा। किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ दीदी, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूँ, जो भी करना है करेंगे, लेकिन अब तेरी छुपी और आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। तभी नंदिनी जी ने थोड़ा स्वर में कहा, बहन यह बता, मैंने तुमसे जो कहा था वह गुप्त कैमरा क्या तू ले आई है? तो मौसी जी ने तुरंत अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं लाई हूँ, अपने पोते से मंगवाया था। बहुत ही छोटा और खास कैमरा है, दीवार में या किचन में भी लगा दो तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। यह सुनकर नंदिनी जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी युद्ध की तैयारी पूरी हो गई हो। बहुत अच्छा किया तूने, अब बस इसे सही जगह लगाना है और फिर देख कैसे सब सामने आएगा। वो मुझे पागल साबित करने की जो कोशिश कर रही है, अब खुद को नहीं बचा पाएगी। नंदिनी जी की बात सुनकर बहन थोड़ी देर चुप रही, फिर उनके चेहरे पर सवालों की परछाई उभर आई। लेकिन दीदी, एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वह तुम्हें पागल बनाने की साजिश कर रही है? यह सुनकर नंदिनी जी का चेहरा पल भर में सन्न हो गया। आंखें एकदम शून्य में ताकने लगी, जैसे कोई बहुत भयानक दृश्य फिर से जहान में लौट आया हो। नंदिनी जी फिर धीरे से बोली, बहन, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, तभी अचानक मैंने बहू को देखा और किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं उसकी वह सारी बातें सुन रही थी। उसके वह शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वह कह रही थी, क्या अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में? मैं तो उन्हें रोज दवाई और चाय टाइम से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या जिससे जल्दी अपना दिमाग खो बैठे? नंदिनी जी का गला भर आया, मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि फिर बहू ने जो कहा उसने मेरी रूह तक को डरा दिया। उसने कहा, ऐसा करो, मेरी सास को एक इंजेक्शन देकर ही मार दो कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह सुनकर मौसी जी की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच, जान से मारने की साजिश! अब तो इसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। दीदी, अब इसके हर एक पाप का पर्दाफाश होगा और दुनिया देखेगी
कि अपनी सास को पागल बनाने वाली बहू का क्या हाल होता है। तभी नंदिनी जी ने कहा, चल अब आरती की सच्चाई सुनील के सामने लाने का वक्त आ गया है। यह कहते ही दोनों बहनें मुस्कुराई। आज बहुत दिनों बाद नंदिनी जी हंस पाई थी। अब दोनों बहनों का मन एक ही लक्ष्य पर था, सच का पर्दाफाश करना। लेकिन चुपचाप बड़ी चालाकी और समझदारी से घर लौटने के बाद मौसी ने मौका देखकर वह छोटा गुप्त कैमरा निकाला जो उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने नंदिनी जी के कमरे में ठीक उसी जगह लगाया जहां से पूरा कैमरा साफ देख सके। फिर उन्होंने एक और कैमरा रसोई घर में लगाया जहां आरती अक्सर उनकी दवाइयां और चाय का इंतजाम करती थी। दूसरे दिन एक ऐसा मौका आया जिसका उन्हें इंतजार था। सुनील के ऑफिस जाते ही आरती ने कहा, मौसी जी आप दोनों के लिए चाय बना दूं? क्या? तो मौसी जी ने धीरे से कहा, बहू मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन दीदी बोल रही थी चाय पीने के लिए तो उसे बनाकर दे दो। यह सुनकर आरती के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसको लगा कि यह सही मौका है साहस से बात करने का, या यूं कहें अपना असली रूप दिखाने का। नंदिनी जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उन्हें कुछ आभास हुआ कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाजा खुला और आरती चाय की ट्रे अंदर लेकर आई। लो माँ जी आपके लिए चाय लाई हूँ, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चाल झलक रही थी। नंदिनी जी ने जैसे उसकी आंखों में देखा, उन्हें एहसास हो गया कि यही मौका है। उन्होंने तुरंत अपनी योजना पर अमल करते हुए फिर से डर का नाटक शुरू कर दिया। उनके हाथ पांव कांपने लगे। आरती पहले तो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर जैसे उसे यकीन हो गया कि सास को फिर से दौरे पड़ रहे हैं, वह अचानक बदल गई। उसने नंदिनी जी की ओर देखा और जोर से हंसते हुए बोली, देख बुढ़िया, मेरी दी हुई दवाई का असर दिखने लगा है। अब वह दिन दूर नहीं जब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तेरे बेटे को तो मैंने अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। अभी तक तो वह माँ की माला जपता था, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की माला जपेगा। इतना कहकर वह जोर से हंसी और फिर जाते हुए अपनी सास को पैरों से धक्का देकर बाहर निकल गई, जिससे नंदिनी जी पलंग से नीचे गिर पड़ी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। नंदिनी जी ने कुछ पल बाद धीरे धीरे उठते हुए चारों ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वह छोटा गुप्त कैमरा बंद किया और सावधानी से उसे एक कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास सबूत था आरती के असली इरादों का। जैसे ही शाम को सुनील घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही आरती जोर जोर से रोते हुए सुनील के गले लग गई और बोली, देखो सुनील, मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी माँ ने मेरा गला ही घोंट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाकर निकली हूँ। यह सुनकर सुनील एकदम से दंग रह गया। क्या? माँ ने तुम्हारा गला घोंटा? उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा, जो अभी चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। मौसी जी को यकीन नहीं हुआ कि आरती इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तभी आरती ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यह लाल निशान देखो, और क्या चाहिए तुम्हें? बहुत हो गया सुनील, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ को पागल खाने भिजवा दो, इससे पहले कि वह किसी की जान ले ले। यह सुनकर सुनील एकदम से गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम होश में तो हो आरती? क्या बकवास कर रही हो? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी मौसी जी गुस्से में कहती हुई आरती की तरफ बढ़ती हैं और बोलती हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच हरकत करते हुए। लेकिन आरती भी कहाँ रुकने वाली थी। वह पलट कर बोली, मौसी जी आप हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी ना दे तो ही बेहतर होगा। तभी नंदिनी जी, जो अब तक शांत थी, पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा आरती के गाल पर झड़ते हुए बोली, खबरदार मेरी बहन के बारे में एक भी शब्द कहा तो बहुत हो गया तेरा ड्रामा। यह सुनकर आरती सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ
कि उसकी सास ने उसे तमाचा मारा है। उसके चेहरे पर डर और झटका दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वहीं खड़े सुनील ने जैसे अपनी माँ को पूरे होशो हवास में देखा तो उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कांपती आवाज में बोला, माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आरती कह रही थी कि आप पागल हो गई हैं। तभी नंदिनी जी ने उसकी ओर देखा, फिर भर्राई आवाज में बोली, सही कहा, इसने मुझे पागल बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका बस चलता तो आज तेरी माँ किसी पागल खाने की सलाखों के पीछे होती। यह सुनकर आरती बनावटी आंसू लिए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुनील अब हक्का बक्का खड़ा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, आप यह सब क्या बोल रही हैं? नंदिनी जी ने सुनील की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, सुनील, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आंखों से सब कुछ देख। यह वह सच है जो तू अब तक नहीं देख पाया। उन्होंने अपने कमरे में लगा गुप्त कैमरा निकाल लाई। मेमोरी कार्ड अपनी झोली से बाहर निकालकर सुनील की हथेली पर रख दिया। तभी मौसी जी भी तुरंत रसोई की ओर बढ़ी और वहां छुपे दूसरे कैमरे का मेमोरी कार्ड भी निकाल लाई और सुनील के हाथ पे रखते हुए बोली, और यह है वह दूसरा कार्ड जो रसोई में खेल हो रहा था ना, वह भी रिकॉर्ड हुआ है। अब फैसला तू खुद करेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो सुनील ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड अपने लैपटॉप में लगाए। जैसे उसने पहले वीडियो प्ले किया तो सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो में वही सीन चल रहा था जो आरती ने अपनी सास के साथ हरकतें की थी। देख, मेरी दी हुई दवाई का असर। अब वह दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा राज होगा। तेरा बेटा तो मेरी उंगलियों पर नाच करेगा। अभी तक माँ की माला जपता था ना, अब मेरी जपेगा। चल, पागल कहीं की। और फिर चलते हुए आरती ने अपनी सास को पैरों से धक्का दे मारा। यह सब देखकर पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या देख रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तभी आरती तिल मिलाते हुए बोली, ये सब झूठ है। यह दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहती हैं। यह सब उनकी एक चाल है। लेकिन जैसे ही सुनील ने गुस्से से उसकी ओर देखा तो आरती की जुबान लड़खड़ा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह धीमे कदमों से जाकर कमरे में एक कोने में खड़ी हो गई। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी सुनील ने दूसरा मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया तो उसमें आरती चाय में दवाई मिलाते हुए साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर सुनील की रग रग सुलग उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वह आंसू दर्द के नहीं, गुस्से और शर्म के थे। उसने आरती की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को पागल बनाने की? आरती कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। तभी नंदिनी जी ने सुनील की आंखों में देखकर भरे गले से कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। इस घर को और तुझे बचाने के लिए मुझे और मौसी को यह सब करना पड़ा, ताकि आरती का असली चेहरा तेरे सामने आ सके। अब तू तय कर तुझे क्या करना है। तो सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करना क्या है माँ? अब यह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। यह सुनते ही आरती नंदिनी जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो हुआ वह मेरी गलती थी, मगर मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन तभी सुनील ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। अब आरती डर गई थी। बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद सुनील ने गाड़ी सीधे आरती के मायके के बाहर रोक दी और उतरते ही आरती का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो अब तो। आरती रोते हुए बोली, सुनील, हाथ छोड़ दो, मेरा दर्द हो रहा है। आवाज सुनकर आरती की माँ कावेरी जी दरवाजा खोलकर सामने आई और बेटी को ऐसी हालत में देखकर चौंक उठी। अरे, यह सब क्या हो रहा है? तो सुनील
उनकी ओर घूरते हुए बोला, संभालिए अपनी बेटी को और ख्याल रखिए। अब अगर इसने मेरे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक के कागज जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। इतना कहकर सुनील बिना पीछे देखे वहां से निकल गया तो आरती वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी माँ ने नाराजगी से उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा, इसीलिए कहती थी कि यह सब मत कर, पर तुझे तो सिर्फ सास को पागल करने की पड़ी थी। अब रोती रह जिंदगी भर। इतना कहकर उसकी माँ भी अंदर चली गई। आरती अब अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुनील माँ के पास लौट कर आया। नंदिनी जी को गले से लगाकर रो पड़ा। माँ, यह सब अगर आपने पहले बता दिया होता तो आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। कभी नंदिनी जी की आंखों में भी आंसू भर आए। तभी नंदिनी जी की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं डरती थी कि अगर मैं तुझे बहू के बारे में कुछ भी कहूंगी तो तू मुझे ही गलत समझेगा। तभी मौसी जी मुस्कुराते हुए आई और बोली, यह लो, गर्मा गर्म हलवा लेकर आई हूँ। अब बहुत हो गया रोना धोना, सब ठीक हो गया है और हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसे बहू के जाल से बचा लिया। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दुख की जगह खुशी थी। दोनों बहनों की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सुकून और संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। उधर आरती ने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। वह चाहती थी कि उसके पति केवल उसी का बना रहे, लेकिन अपने स्वार्थ में वह यह भी भूल गई कि प्यार, सम्मान और अपनापन जोर जबरदस्ती से नहीं मिलता। वह तो अपने कर्मों और सच्चे दिल से कमाया जाता है, जो वह कमाने में असफल रही। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।